It is very easy to give examples, but it is very difficult to be an example. मेरे आज के मेहमान जो हैं वो उदाहरण देने में विश्वास नहीं रखते, वो स्वयं उदाहरण बनकर लोगों को प्रेरित करते हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं उन्हें राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, यूथ आइकन अवार्ड मिल चुका है उन्हें, हिंदी पत्रकारिता में गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। बहुत ही कम उम्र में वो दुनिया भर के बड़े से बड़े मंचों पर जाकर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत कर चुके हैं। भारतीय संसद में भी उन्होंने अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया, राजनीति पर बात करते हैं, अपनी संस्कृति पर बात करते हैं, यूएन में भी अपनी बातों को वो रख चुके हैं। वो एक पॉलिटिशियन है और साथ ही एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। नाम है उनका विनय कुमार। जो लोग राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं वो विनय जी को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत सुलझे तरीके से देश कैसे चलाना है उसके बारे में बात करते हैं और लोगों के अंदर एक ऊर्जा अपने भाषण के माध्यम से पैदा कर देते हैं। तो विनय जी को यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें करते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ना कि नेता कैसे बना जा सकता है या नेता बनने के बाद वो क्या खास करने वाले हैं, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो विनय जी, यहाँ मैं आपको भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट। नमस्ते। नमस्कार मैम, कैसी मैं हैं बहुत आप? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, अपने इस प्लेटफॉर्म पर एक पत्रकारिता के 2 दशकों तक आपने एक निर्भीकता और निडरता के साथ विभिन्न लोगों के विचारों को अपने मंच पर जगह दी, और उस मंच पर आज मुझे आपने आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत आभार। आभार तो मुझे आपका व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ, लेकिन राजनीति से मैंने अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था। आज मुझे लगा कि आज एक ऐसा व्यक्तित्व आया है जिससे राजनीति पर बात करने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जो बहुत पके हुए राजनीतिज्ञ होते हैं ना, वो जल्दी कुछ बताते नहीं है, लेकिन आप एक युवा हैं तो आप, मुझे लगता है, सब कुछ बहुत दिल खोल कर बताने वाले हैं। नहीं उम्मीद। नहीं, बिल्कुल मैम। और मुझे लगता है कि जी जी, जी, बताइए ना, कुछ बोल रहे थे आप। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं आपके साथ एक मंच पे बात करना और एक संवाद करना, जहाँ पर आपने शिक्षा, चिकित्सा और विभिन्न फ़ील्डों के जो लोग हैं, जिनका अनुभव है, उनको कहीं न कहीं आत्मसात किया है और उनको एक विचार के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का काम किया है। तो ये आपकी एक राष्ट्रीय लेवल पे पहल, चूँकि मैं हिंदी पत्रकारिता का मैं भी विद्यार्थी रहा था एक समय में, जी। और फिर तो एक समय के बाद फील्ड चेंज हो गया। लेकिन कहीं न कहीं ये जो मानवीय मूल्य हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में आपने निर्भीकता के साथ जो काम किया है, वो कहीं न कहीं बहुत ऐतिहासिक है, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ आज संवाद करने का अवसर प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जब मुझे पता चला कि आपको पत्रकारिता में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से ठनक गया। मैंने ही सोचा जो पत्रकारिता में व्यक्तित्व रहा होगा उसके पास तो एक बहुत खुला आसमान रहा होगा कि हर किसी का इंटरव्यू ले सके और उनको बहुत अच्छे से समझ सके और लोगों की बात को टेलीविजन के माध्यम से या अखबार के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सके। पर आप तो सीधा ही राजनेता बन गए, तो आपको क्या ऐसा ऐसा क्या हुआ, आपने क्या ऐसा देखा कि आपको लगा कि मुझे तो राजनेता बन जाना चाहिए? देखिए मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, और मैं ऐसा मानता हूँ हम्म, कि जब हम स्टार्टिंग करते जी। हैं और जब हम अपना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो ऐसे समय में हमारे पास एक एक मोटिव होता है कि हमको, हमारे पास एक गोल होता है कि हमको एक्चुअल में पहुंचना कहाँ है। हम्म। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि बोलने में हम स्कूल से जब हम पढ़ते थे, पहले प्राइमरी में और फिर हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट किया, जी। तो तब से हमारा मंच शेयर करने का बहुत शौक रहता था। अच्छा। तो बोलने की कला वहां से मंचों को शेयर करते रहे, तो वो निखरती चली गई। हम्म। और उसी दरमियान कई, मैंने उस टाइम के जो दिग्गज, अभी आज से अगर 5-7 साल हम्म। पहले, जैसे साध्वी प्राची हों, कैलाश आनंद जी हों, तमाम ऐसे जो महात्मा थे जो हिंदुत्व को लेकर के कट्टर बोलते थे, राजनीति पर अपना विचार रखते थे, मैंने कई लोगों के साक्षात्कार जी। किए। तो वहां से कहीं ना कहीं
एक और मिच्योरिटी कहीं ना कहीं आती गई और लगातार ये जर्नी आगे बढ़ती गई और फिर कई पॉलिटिकल मंचों को शेयर किया, साझा किया। तो कई ऐसे राजनेता मिले जिन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति में आपको अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे लगभग 2016 से हमने राजनीतिक मंचों पे जाना शुरू किया और तब तक कोई पॉलिटिकल हमारा मंच नहीं था। पॉलिटिकल से मतलब अच्छे स्पीकर्स हुआ करते थे, अच्छे पॉलिटिकल मंच पे आयोजन हुआ करते थे, जैसे यूथ पार्लियामेंट हो गए, यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम हो गए, तो हम उनको साझा करते रहे। हाँ। तो धीरे धीरे चल करके फिर एक राजनीति में एक एक व्यक्तित्व के तौर पे लोगों ने प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वहां से फिर जर्नी आगे बढ़ गई। क्या बात है, आपकी जर्नी वहां से आगे बढ़ गई और मुझे लगता है कि आपकी इस जर्नी को समझने के लिए ही मुझे आज आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछने होंगे। जैसे आपके बारे में बड़े रामदेव जी का एक छोटा सा साक्षात्कार, आपने एक वक्तव्य दिया, उसके बाद उनको सुना मैंने कहते हुए, वो बहुत जल्दी ये बातें नहीं कहते कि बेटा तुम बहुत जी। जल्दी किसी ना किसी जगह का सीएम जरूर बनोगे, प्रधानमंत्री तक तो तुम पहुंच जाओगे लेकिन उससे पहले सीएम जरूर बनोगे। आपने ऐसा क्या कह दिया था जिससे कि उनका दिल आपने जीत लिया? देखिए मैम, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी रामदेव जी आज के समय में, हाँ। अगर मैं भारतीय परिदृश्य से देखूं तो आज के समय में एक बड़े आइकॉन के तौर पर उनको देखता है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने की बात हो या योग गुरु के रूप में उनको जो विख्याति मिली है। हाँ। कई बार ऐसा हुआ है कि पतंजलि में कई मंचों पर बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, तो उसी दौरान में वो भी चूंकि अच्छे स्पीकर्स हैं, आप देखिएगा कि पॉलिटिकल जगत में भी वो अपनी रुचि रखते हैं और उनके कई स्टेटमेंट को लेकर के देश में कंट्रोवर्सी होती है। तो राजनीति में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से उनकी रुचि रहती है और उनकी भूमिका भी रहती है। तो उन्होंने कई बार मुझे मंचों से सुना, लेकिन एक बार जब मैं बोल रहा था तो मेरा व्याख्यान ऐसा था जिसमें मैंने कई चीजों को पॉलिटिकल दृष्टि से भी भारत के प्रदर्शन में काफी बातें कही। तो उन्होंने बहुत करीब से उन चीजों को ऑब्जर्व किया और उस पर उन्होंने अपना विचार रखा। तो उन्होंने एक बार नहीं, उन्होंने 3 बार इस बात को लेकर के स्टेटमेंट दिया कि आप पॉलिटिकल में मुझे ऐसा लगता है कि एज ए फ्यूचर एक आप बड़े पॉलिटिशियन के तौर पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे। तो उनके वो वचन जो थे उनसे कहीं ना कहीं मैंने प्रेरणा ली और लगातार हम ग्राउंड स्तर से काम करते रहे, मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और संयोग ऐसा बना कि कई बार मुझे लोकसभा को एड्रेस करने का, राज्यसभा को एड्रेस करने का, दुनिया के इंटरनेशनल बड़े मंचों को एड्रेस करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं गुरुओं का आशीर्वाद रहता है और हम मेहनत करते हैं तो लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बहुत सही आपने कहा। गौतम खट्टर जी भी कह रहे हैं कि आप 4 बार निर्विरोध प्रधान भी रह चुके हैं, मतलब आपका किसी ने मतलब अगेंस्ट जाकर के कुछ किया ही नहीं और आप फटाफट हर बार बनते रहे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, जब हम राजनीति में जाते हैं तो हमारी कोई फॉर्मल शिक्षा होती नहीं है। मुझे हमेशा इस बात की शिकायत रहे कि इंजीनियरिंग करने के लिए, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी करते हैं, हम पॉलिटिशियन बनना है तो कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास किन किन चीजों के स्किल्स होने चाहिए जिससे कि आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं? देखिए मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि आजकल राजनीति को एक उपभोक्तावाद और एक वैश्वीकरण की दृष्टि से कहीं ना कहीं राजनीति आज एक धूमिल शब्द हो गया है। राजनीति मतलब घूसखोरी करना, भ्रष्टाचार करना, राजनीति मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देना, राजनीति मतलब जनता का शोषण करना। जबकि राजनीति का पर्याय अगर हम अतीत के कालखंड में देखते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, तो उसका पर्याय था जनता के लिए चुन करके जाना और जनता की सेवा करना, मानवीय मूल्यों के साथ, मानवीय संवेदनाओं के साथ, जिसमें शिक्षा हो, रोजगार हो, मूलभूत सुविधाएं हो, मूलभूत संसाधन हो, इन पर बात करना हो। लेकिन एक समय के बाद वो सारी जो एथिक्स थे, जो प्रिंसिपल थे राजनीति में, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलते चले गए। आप देखेंगे कि 70-80 के दशक के बाद का जो कालखंड रहा है, खास करके भारतीय डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। वो राजनीति पूंजीवाद और उपभोक्तावाद की भेंट चढ़ती रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि राजनीति में योग्य लोगों ने अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित नहीं कर पाई। आज भी आपने देखा होगा कि राजनीति में पुराने लोग उन्हीं चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो जब नए लोग अपनी भूमिकाएं सुनिश्चित नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं और लोगों को शोषित करने का, शोषण करने का मौका मिल जाता है। तो आपने जो योग्यता की बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं समझता हूं कि राजनीति का एक पैमाना है कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से, अगर हमारे अंदर सेवा करने का भाव है, तो हम राजनीति में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं और आज जनता उन लोगों को एक्सेप्ट भी करती है।
ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है और वो वाकई में ग्राउंड स्तर पर काम करता है, तो आज अगर हम चकाचौंध की दुनिया से, भौतिकतावाद की दुनिया से, क्योंकि आजकल राजनीति का पैमाना हो गया है, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े, बड़ा बड़ा सिस्टम तैयार करना, तो उसको आज राजनेता माना जाता है। लेकिन पुराने समय में राजनेता वो था जो जमीन से जुड़ करके जनता के लिए काम करता था, नंगे पैर दौड़ जाता था, उसको राजनेता की सीढ़ी। लेकिन समय परिस्थितियों के हिसाब से आज परिभाषाएं भी चेंज हो गई हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आज भी राजनीति में एक योग्य व्यक्तित्व की जरूरत है, और अगर ऐसा व्यक्तित्व राजनीति में आता है, योग्यता का मापदंड नहीं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ी बड़ी डॉक्टर की डिग्रियां हो, हमारे पास एक विजन हो, दृष्टिकोण हो, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर हम समाज का विकास कर सकते हैं, वो भी चौमुखी विकास। सही बात आपने कही है। अच्छा, राजनीति में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब आप किसी डिजिग्नेशन पर पहुंच जाते हैं, अगर आपको कोई बहुत अच्छा ओहदा मिल जाता है और आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सलाहकार होते हैं, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक हेड होता है तो उसके साथ साथ जो लोग होते हैं, कई बार उनका प्रेशर भी काम करता है क्या? क्योंकि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। क्या पता आप बिल्कुल सत्यनिष्ठ हो और आपके साथ जो 7 लोग बैठे हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जो अरे चलो थोड़ा सा होने दो, कोई बात नहीं, चलने दो। अगर वो इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने, जो एक सत्यनिष्ठ शब्द प्रयोग किया है, यही होता है। कभी कभी आप देखिएगा कि बहुत ईमानदार नेता होते हैं, लेकिन चूंकि नेता होना एक मतलब एक समूह होना, एक संगठन होना, और जब हम संगठन के रूप में काम करते हैं तो हमारी एक बॉडी होती है, जैसे आज भी होती है। जैसे प्रधानमंत्री जी की अपनी कैबिनेट है, उसमें उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्धारित कर रखा है कि हमारी मुख्य कैबिनेट में इतने मंत्री रहेंगे। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी होती है, जो सीएम होते हैं, उनकी अपनी एक अलग कैबिनेट होती है। ऐसे ही फिर जिला स्तर पे तो सबकी अपनी अपनी एक मंत्रिमंडल का गठन होता है, अपने एक समूह का गठन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह करके भी डिसीजन नहीं लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द जो हमने लोग नियुक्त किए होते हैं, उनका हमारे ऊपर प्रेशर होता है, और ये कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है, निश्चित तौर पे देखा जा सकता है। कभी कभी हम चाहते तो हैं कि हम एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम बिजली और पानी मुहैया कराएंगे, लेकिन हमारे जो फाइनेंशियल जो एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो कहती है कि नहीं सीएम साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं है 1 साल का। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है जो स्टेट के जितने भी सीएम हैं, और कई बार इन बातों को बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने सुना भी होगा, हमने भी देखा है। कहीं ना कहीं जो हमारा वित्त मंत्रालय है, जो वित्त मंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सेप्ट करती हैं कि हम चाह करके भी कई बार सहयोग नहीं कर पाते हैं, लोगों तक सुविधाएं संसाधन नहीं पहुंचाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं दबाव होता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, हमारी इकोनॉमी उतनी बेहतर नहीं होती है, हमारे पास उतना फंड नहीं होता है, और कभी कभी हमारे ऊपर दबाव भी होता है। वो दबाव राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल दबाव में भी हम आ जाते हैं। आजकल एजेंडा चल रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान का हो गया है, ठीक है, आरक्षण का एजेंडा हो गया है, ये एजेंडा भी कहीं कहीं काम करते हैं। सपोज दैट हमने ओबीसी वर्ग को अगर लाभान्वित किया तो उससे कहीं ना कहीं एक जो विशेष वर्ग है उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अच्छा, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और आपको कोई डिसीजन लेना हो जो कि आपको लगता है कि वो देश के हित के लिए है, पर आपके पूरे टीम जो है वो आपके ऊपर प्रेशर करेगी, तो क्या आपको भी उस वक्त झुकना ही पड़ेगा? ये एक मजबूरी होती है। देखिए, ये तो आपने एक बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल पूछा। मैं ऐसा मानता हूं, अगर मैं ऐसी भूमिका में हूं, यद्यपि इस बातों को अभी प्रत्यक्षीकरण करना एक, क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत बड़े चैलेंज का काम है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमको अगर ऐसा मौका मिलता है कभी भी कि राष्ट्र के हित में, राष्ट्रवादिता के हित में, देश की पराक्रमशीलता के हित में, देश की दूरदर्शिता के हित में कोई निर्णय लेना पड़े, और वो ऐसा निर्णय जिससे हमारी राष्ट्र का चौमुखी विकास जिसमें निहित है, जिसमें हमारे राष्ट्र की आत्मीय सुरक्षा निहित है, जिसमें हमारे राष्ट्र के महिलाओं का, बुजुर्गों का, शोषित वंचितों का हित है, और उसके लिए अगर मुझे किसी भी निचले पायदान पर जाना पड़े तो निश्चित तौर पर हम चले जाएंगे, बशर्ते वो फैसला राष्ट्र हित में होना चाहिए। और इसके लिए अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी का भी त्याग करना पड़े तो वहां तक भी हमको जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसा हमारा परसेप्शन होना चाहिए राष्ट्र के प्रदेश में। तो मैं तो ऐसा मानता हूं। ऐसा नहीं है, अभी हमने 25 जून देखा मैम, एक कालखंड था
जब 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को इस देश के अंदर लोकतंत्र के मानवीय मूल्यों को ताक पर रख करके इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू कर दी। यद्यपि हम इसको कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के तौर पे नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, चुनाव होने थे और उनके ऊपर इतना प्रेशर था कि उन्होंने राष्ट्रपति को देश की आंतरिक गड़बड़ियों का हवाला देते हुए देश में मध्य रात्रि को इमरजेंसी लागू कर दी। तो ये जो फैसला था, कहीं ना कहीं इस इमरजेंसी ने बहुत बड़ा क्राइसिस इस देश के अंदर उत्पन्न किया। पूरा देश में एक काले अध्याय के तौर पर इस इमरजेंसी को देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए हम कदापि इस तरीके के स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे, और वर्तमान समय में ऐसा कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करना चाहेगा जिससे कहीं ना कहीं उसके देश को खतरा हो। बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं इंतजार करूंगी और मुझे लगता है कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि हमारा नेता ऐसा हो जो कि देश के हित के लिए काम करे, उसके लिए देश से सर्वोच्च कुछ भी ना रहे। ये अच्छी चीज है। अच्छा, हम राजनीति की चूंकि बात कर रहे हैं और मेरे मन में ये सवाल था कि आध्यात्म जब राजनीति में प्रवेश करता है तो या तो आध्यात्म अपना स्वरूप चेंज कर देता है या फिर राजनीति अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आध्यात्म का असर या उसका इनपुट रहना, उसका दखलंदाजी रहनी कितनी जरूरी है विकास के लिए देश की? ये इतनी जरूरी है मैम, जिस तरीके से आप एक सम्यक दृष्टि से आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि राजनीति में अध्यात्मवाद की क्या भूमिका है, मैं समझता हूं ऐसा जो आपने ये सवाल पूछा है, आज के परिदृश्य में भारत लोकतंत्र, चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरा विश्व, हम दुनिया में इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि हमने दुनिया को हम विश्व गुरु थे, जगत गुरु थे, हम दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी भी रहे हैं। हम दुनिया में मैम इसलिए जाने जाते हैं कि भारत देश ने दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को चलाने वाले नीति, सिद्धांत, मानवीय मूल्य और संस्कार दिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं मैं, भगवान राम। आज से 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम का कालखंड, उन्होंने भी तो शासन किया, लेकिन जब बात नैतिकता की आई, मानवीय मूल्यों की आई, तो उन्होंने तुरंत अपनी कुर्सी को ताक पर रख दिया और वनवास के लिए चले गए। आज का कोई राजा ऐसा है जो ये साहस जुटा सकता है? आज के राजा तो, आज का नेता 5 साल के लिए कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, वो तो 15 साल के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे अंदर उपभोक्तावाद की चाह बढ़ गई है। देखो, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ाया, पांडवों की विजय सुनिश्चित की। नीतियां ऐसी जो राष्ट्र के हित में हो, और राष्ट्र के हित में अगर हमें कहीं तक भी जाना जाए, पहले तो शांति के रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने पहले शांति का प्रस्ताव भेजा, शांति दूत के रूप में उन्होंने कई बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये बाद का विषय होता है, जब चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती तब हम ये रास्ता अख्तियार करते हैं। लेकिन आज के समय में अध्यात्मवाद से तात्पर्य यही है कि नैतिकता, संस्कार, सद्भाव, सद्भावना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठता का भाव अगर हमारे अंदर कुर्सी पे बैठते हुए प्रतिपल हमारे अंदर घटित होता है, तो हम एक अच्छे सुशासन को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब ये प्रिंसिपल हमारे अंदर से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, तब जो राजनीति है वो उपभोक्तावाद, भ्रष्टाचार और पूंजीवाद की भेंट चढ़ने लगती है। तो अध्यात्मवाद एक पुराने समय में जो हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो थी, चूंकि राजनीतिक व्यवस्था पुराने समय में भी थी, आज वो क्या है कि वो डेमोक्रेटिक रूप धारण कर लिया है उसने। आज उसको एक सिस्टम मिल गया है, आज उसको एक संवैधानिक रूपरेखा मिल गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले भी अलग तरीके की नीतियां थी, एक ओपन हमारा लोकतंत्र था, लेकिन उस ओपन लोकतंत्र में संस्कार थे, मर्यादाएं थी, मानवीय मूल्य थे। इसलिए हमारी व्यवस्था, इसीलिए हमने पूरी दुनिया पर राज किया, क्योंकि हमारी एकजुटता थी। और आज के समय में क्या है, आज डेमोक्रेसी में जो राजनेता हैं उनको अध्यात्म तो पता ही नहीं है, उनको आचरण का पता नहीं है, तो उसी अनुसार वो जनता के प्रति उनका जो रवैया है बहुत अच्छा नहीं होता है। मैंने कहा कि एक राजनेता को एक विनम्र स्वभाव वाला, विनम्र हृदय वाला, उसके अंदर राष्ट्र के प्रति भावनाओं का उद्दीपन होता रहना चाहिए। संविधान के नैतिक मूल्य, संविधान के प्रति प्रदत्त जो मौलिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, वो उसके आचरण में अगर घटित होंगे तो निश्चित तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र सच मायने में पूरी दुनिया में ये कह सकता है कि हाँ, भारत देश की राजनीति पूरी दुनिया में एक नए मानक स्थापित कर सकती है। उसके लिए हम सबको मिलकर के अपने अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम को उद्दीपन करने का भाव जागृत करना पड़ेगा, और यही अध्यात्म है। आपकी बात सुन के मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, हम हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवादीता की बात करते हैं,
लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो विदेशों में जाके, विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने ही देश के बारे में उल्टी बातें करके आ जाते हैं, जिसमें उनको लगता ही नहीं है कि कुछ उल्टा कहा गया है। वैसे स्तर पर जब आप एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, अगर आप ही अपने देश के बारे में विदेश में जाकर के कुछ गलत बात कहेंगे, तो देश की मर्यादा, मान सम्मान, इसका क्या बचेगा? और उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि जब आप देश में वापस आए तो आपको देश का प्रभुत्व जो है वो आपके यहाँ बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया जाए। कहाँ बहुत तक की सही राजनीति है? बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मैम आपने। मैं आपकी इस बात को कोट कर रहा हूं। आपने जो बात कही है, देखिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता। आज पूरी दुनिया भारत से सीख लेती है। आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हम इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हम कोई बीजेपी के पक्षधर हैं, कांग्रेस के पक्षधर हैं, आम आदमी पार्टी का, सबको एक साइड में हम करते हैं। भारत को G20 की कमान अगर आज सौंपी गई है, जो 19 देश विश्व की अर्थव्यवस्था में 90-80% भूमिका सुनिश्चित करते हैं, उनमें भारत का नाम अग्रणी अक्षरों में आज लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम वैश्विक स्तर पर अपनी छवि स्थापित कर रहे हैं। और हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर हम अपोजिशन के एक बड़े लीडर हैं, हमारी आंतरिक लड़ाई हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, हम बाहर जाकर के इसको उजागर क्यों करें? ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। अगर हमारे अंदर पॉलिटिकल लड़ाई है, अगर हमारे अंदर विचारधाराओं की लड़ाई है, तो हम आपके मिशन की बात कर रहे थे कि आपका मिशन क्या है और विजन क्या है? नहीं बिल्कुल। और मैं दोनों ही परिदृश्यों में मैं यही कहना चाहता हूं कि विजन जो होता है उसको लेकर के हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, हमारे अंदर एक समर्पण का भाव होता है, हमारे अंदर पुरुषार्थ करने की ललक होती है, और उसको लेकर के हम जिंदगी में प्रतिबद्ध रहते हैं, और वही हमारी प्रतिबद्धता हमको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है और हमको सफल भी दिलाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अभी निरंतर काम कर रहे हैं और देखते हैं आने वाले भविष्य में युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके, उनके लिए कुछ बेहतर कर सके, इसको लेकर के हमारी प्रतिबद्धता है। और चूंकि अभी हम ज्यादातर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्षधर नहीं रहे हैं, अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है, हमने यूं ही देश के कई पॉलिटिकल पार्टियों ने यूं तो मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर इनवाइट किया, आमंत्रित किया है, हम गए भी हैं। चाहे यूएन हो, चाहे यूनाइटेड नेशन का मंच हो, चाहे सदन हो, सदन में कई बार संबोधित किया है, कई वरिष्ठ राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, और यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर भी, और बड़े बड़े जो रिलीजन्स के भी गुरु हैं, उन्होंने भी हमको इनवाइट किया बोलने के लिए। हमने उस पर भी अपनी बात रखी है। मैं एक चीज मानता हूं कि राजनीति में अगर अध्यात्म आ जाए, राजनीति में अगर अध्यात्म के संसाधन, अध्यात्म के अगर प्रिंसिपल आ जाएं, तो भारत की राजनीति एक बहुत अच्छे परिदृश्य में आगे बढ़ेगी। आज भी आपने देखा होगा कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है लोकतंत्र को, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों ने धर्म गुरुओं को इनवाइट किया कि भाई धार्मिक रूप से भारत के परिदृश्य में क्या राय है, धर्म गुरु क्या कहते हैं, और उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम धार्मिक रूप से राजनीति को हम किस तरीके से सात्विकता की ओर ले जा सकते हैं, इस दिशा में भी हमारी काम करने की प्रतिबद्धता है। आपका कोई सीक्रेट ड्रीम है? नहीं, अभी क्या है, क्योंकि सीक्रेट ड्रीम तो अब ये तो जनता तय कर रही है, बाकी का करना चाहते हैं। कई धर्म गुरुओं ने आशीर्वाद भी दिया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले पुरुषार्थ कर रहा हूं, 100% दे रहा हूं, बाकी का भविष्य क्या तय करता है और ईश्वरी सत्ता क्या तय करती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निरंतरता के साथ लगा हुआ हूं, और फिर देखते हैं, और जल्दी ये ड्रीम पूरा होगा तो फिर आपको भी, आपके साथ ही साक्षात्कार होगा। बिल्कुल, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी और बिल्कुल पैशनेटली वेट करूंगी कि आप जो है फटाफट वो पोजीशन हासिल कर लें जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई नेता है जिसको देखने के बाद आपको लगता है कि क्या भाई क्यों आया है, तो कुछ और कर ले? हाँ बिल्कुल, असुद्दीन ओवैसी। मेरे को ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने इस पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर रखा है, पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर रखा है, जबकि ये लोग अपने आप को माइनॉरिटी का लीडर मानते हैं,
जबकि सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा इस देश के अंदर इन लोगों ने, इनकी पीढ़ियों ने इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए हैं कि एक पूरी कम्युनिटी को उन्होंने मिसगाइड किया है, और उससे इस देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर रिलीजन्स को लेकर के तनातुनी का माहौल रहा है। ऐसे लीडर्स जिनकी जुबान से हमेशा आग निकलती है, जिनके जुबान से कभी भी सदाचार के शब्द नहीं निकलते, मानवीय मर्यादाओं के शब्द नहीं निकलते, प्रेरणा के शब्द नहीं निकलते, ऐसे लोग राजनीति में अगर सदन में लोकतंत्र में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं समझता हूं कि राजनीति में 19-20 हो सकता है। राजनीति में ठीक है, किसी पर आरोप प्रत्यारोपित करना, किसी की आलोचना करना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी हो, लेकिन लोकतंत्र में उस मजबूत विपक्ष के मायने ये तो नहीं है कि आप सदन के अंदर किसी भी बिल के पर्चे फाड़ दें, आप मानवीय मूल्यों को तार तार कर दें, आप स्पीकर के सामने गाली गलौज करने लगे। मैंने तो लोकसभा की कार्यवाही को कई बार करीब से देखा। मैं ऐसा मानता हूं लोकसभा के अंदर आज भी कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर जब सदन चलती है तो उसमें शिष्टाचार क्या होता है, हमारी भूमिकाएं क्या होती हैं। वो एक सदन का एक मंदिर है। जब जिस टाइम पे जो बिल आया था, मुझे याद है, चूंकि मैंने असुद्दीन ओवैसी का नाम इसलिए लिया, जो 3 तलाक को लेकर के बिल आया था, ये एक ऐसा लीडर था जिसने सदन के अंदर तलाक के बिलों को फाड़ दिया था, जबकि ये तो महिलाओं के हकों की बात थी, ये तो महिलाओं के आजादी की बात थी। भाई इसमें क्या गलत था? एक महिला जो कुरीतियों के चलते पिछले कई दशकों से शोषित और कई दशकों से जिनका शोषण किया जा रहा हो, उनकी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें तो सर्वसम्मति से हमको सहमति देने की आवश्यकता थी। लेकिन विरोध करने के लिए विरोध करना कुछ नेताओं की ना एक मजबूरी बन जाती है कि जब उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो सही बातों पे भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक पैदा करता है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी 90 के दशक में एक इस तरीके की उनकी लीडरशिप थी कि सदन में बैठते हुए भी, जब भी भले ही कांग्रेस सत्ता में रही हो, लेकिन अगर कांग्रेस की नीतियां अच्छी रही हो तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुले मन कंठ से उन नीतियों का समर्थन किया। इस देश के अंदर ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने इस राजनीति को आत्मसात किया है खुले मन से कि नहीं भाई, जब देखो मैंने कहा कि हम राजनीति के किसी भी पायदानों पर अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे मुद्दे अलग हो सकते हैं, जब राष्ट्र की बात होगी, जब गरीबी मजदूरों की बात होगी, जब निचले तबका की बात होगी, जब रोजगार की बात होगी, जब महिलाओं के शोषण के विरुद्ध उठाई गई आवाजों की बात होगी, तब इस देश की सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर के एकजुट होकर के एक स्वर में बोलना पड़ेगा, वंदे मातरम, हम भारत की संतान हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम लोकतंत्र के नागरिक हैं। तब मेरा राष्ट्र कहीं जाकर के मजबूत संविधान की नींव रख पाएगा। इसको मैं देखना चाहता हूं, इसको मैं जीवंत करना चाहता हूं। और मैंने कई मुद्दों पे, आप हमारे पुराने वीडियो सुनिएगा, मैंने हमेशा से निर्भीकता के साथ उन मुद्दों को उठाया है। फिर चाहे वो बीजेपी के मुद्दे हों, चाहे वो आम आदमी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, अगर राष्ट्र हित में है तो मैंने उनका समर्थन किया है। आपके जैसे थोड़े से नेता और चाहिए, बस थोड़े अपने जैसे और बना लीजिए ताकि चीजें बहुत जल्दी बदल जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक जैसे विचारधारा के लोगों की कमी है, हमारे नेताओं की कमी है, जो या तो हमारी कमी है जिन्हें हम चुनते हैं, हम उन्हें देखते ही नहीं कि हम चुन किसे रहे हैं। तो कुछ गलती हमारी भी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बहुत नहीं। और मैंने कहा कि आपके जैसे एक निर्भीक, मैंने कहा कि जब एक समाज हाशिए पर है और ऐसे समय में आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में उनके विचारों को पूरी निर्भीकता के साथ और प्रामाणिकता के साथ प्रदीप्त कर रही हैं, तो इस तरीके की एक पत्रकारिता भी एक नए अध्याय को जन्म दे रही है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया की चकाचौंध दुनिया में मैम, आज भी जहां सेलिब्रिटीज के कुत्ते गुम हो जाने पर मीडिया 4-4 दिन तक कवरेज करती है, और बुंदेलखंड में इसी जून और मई के महीनों में कई बच्चों ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया, कई लोग पलायन कर गए, लेकिन वहां तक कैमरे नहीं घूमते हैं। आज जरूरी है कि हम मानवीय मूल्य और संवेदनाओं के रूप में अगर अपने आप को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं तो हम इन मुद्दों को भी टच करें, इनको भी छुएं। कभी हमारे बड़े बड़े एसी के कमरों से निकल करके भी कभी हमारे पैर उन गरीब झुग्गी झोपड़ियों तक पहुंचे जहां आज भी एक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जहां भी एक माता को प्रसव कराने के लिए 4 किलोमीटर तक खटिया पर लाद करके ले जाना पड़ता है, और आज भी
की तरह कई दशरथ मांझी ऐसे हैं जो कई पहाड़ों पर कुदाल लेकर के छेनी हथौड़े से पत्थर काटने में इस उम्मीदों में दशकों से लगे हुए हैं कि यहाँ से एक रास्ता बन जाएगा तो हमारे लिए आने जाने की सुविधाएं हो। दिशा में भी हम समझते हैं कि भारत के राजनीतियों को बनना चाहिए। आपने बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कही है। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा और एक उम्मीद सी जगी है कि शायद हमारा आने वाला कल अब रोशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ बदलाव हो रहे हैं और कुछ बदलाव अभी भी होने बाकी हैं। मुझे मालूम है कि हम सबको मिलकर काम करना होगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आम जनता हो या फिर पॉलिटिशियंस हो। हम सब मिलकर काम करेंगे तभी जाके देश बदलेगा। चलते चलते आपका भारत देश आपकी आंखों से आपके सपने के अनुसार कैसा हो, ये बता दीजिए। मैं चाहता हूं मैम कि आने वाले 2050 तक जब भारत विश्व का सिरमौर बने, ऐसे में जो 4 बड़े देश के मुद्दे हैं, पहला है गरीबी, दूसरा है बेरोजगारी, अशिक्षा और भुखमरी। ये हमारे देश से जो मूलभूत देश की नीड है, जिस पर देश टिका हुआ है, ये अगर हमारे भारत देश से खत्म हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर शिक्षा का आविर्भाव होगा। जब लोग देश के अंदर शिक्षित हो जाएंगे तो वो संसाधनों की तरफ बढ़ेंगे। जब संसाधनों की तरफ बढ़ेंगे तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा रोजगार की दृष्टि से। नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, निवेश बढ़ेंगे, फैक्ट्रियां जनरेट होंगी, हमारे अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं रोजगारों का सृजन होगा। तो एक नशा से मुक्त हों इस देश के नौजवान। आपकी आवाज कट गई थी। हाँ, नशे से मुक्त हों से पहले वाली लाइन कट गई थी आपकी। हाँ जी जी जी, मैं बिल्कुल, मैं आपको एक सेकंड, अभी नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूं जिस भारत देश के अंदर महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हों, उनको समानता का अधिकार हो, समान नागरिकता का उनको अधिकार हो। आज भी महिलाएं बाहर निकलने से भयभीत होती हैं। रात के टाइम पे महिलाएं बाजार में नहीं जा सकती हैं। हमारे ही देश में महिलाओं को डर की भावना से जिंदा रहना पड़ता है। इस तरीके का जो माहौल जब तक इस देश के अंदर रहेगा तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। आज भी इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 10,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी संगीन घटनाएं होती हैं। इस भारत को इस दुर्दशा से मुक्त होना पड़ेगा। आज भी इस देश के अंदर कई हजार बच्चे प्रतिवर्ष भूख से दम तोड़ देते हैं, हमें उससे निजात पानी होगी। आज भी इस देश के अंदर लोगों को रोजगार के अभाव में पलायन करना पड़ता है, उस पलायन न करना पड़े इसकी दिशा में हमें अपने राज्यों के अंदर बेहतर नीतियां बनानी पड़ेंगी। और इस दिशा में आपने जैसा कहा कि हम सबको मिलकर के एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा और अपने अंदर अध्यात्मवाद के विचारों को बलीभूत करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण का भाव जागे और हम एक अच्छा नेता बन करके सच मायने में इस राष्ट्र को गौरवान्वित कर सकें। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं, तब दुनिया कहेगी कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास नया दिमाग है, जिसके पास नया खून है, नया जुनून है, नई दृढ़ता है, वीरता है, तरंग है, पराक्रम है, साहस है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग है तो जल जैसी शीतलता, तो आकाश जैसी विराटता वाला गौतम, कड़द, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धनवंतरी और स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के 70 करोड़ युवाओं का भारत अगर कोई है तो मेरा भारत देश है। उसको, उस पर हम सबको गौरव है और हम पूरी दुनिया की सिरमौर होंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक दृष्टि से हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकेंगे। ऐसा भारत हम देखना चाहते हैं। कितना खूबसूरत भारत की आपने परिकल्पना की है और बस मुझे ये उम्मीद है कि आप अगर इस तरह से लगे रहेंगे, इस तरह से अनवरत चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं, इस सपने को पूरा होने में भी समय नहीं लगेगा। आपका हृदय से आभार, आपने अपना समय दिया और आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज रहे हैं। अगर ये हमारा वीडियो कहीं गड़बड़ रहा तो हम एक दिन और लाइव कर लेंगे। और आज जितना आपने मेरे साथ शेयर किया उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत आभार आपका और आपके मैम तमाम दर्शकों का भी, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि आप लगभग 1 दशक से जो आप निर्भीक पत्रकारिता के आयामों को छू रही हैं। आपने कई दिग्गज हस्तियों को अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया और आपका जो धारा प्रवाह है
मैं चूंकि मैं भी पत्रकारिता में मैंने भी मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मैंने बहुत हाँ पढ़ाई की है पत्रकारिता के अंदर। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक पत्रकारिता की भूमिका को एक दूसरे व्यक्तित्व तो समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो आपके जैसी पत्रकारिता की वर्तमान समय में को बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम लोग मिलकर के इस राष्ट्र को बेहतर बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध होंगे। आपके बिल्कुल। तमाम जय दर्शकों को बहुत बहुत हिंद। शुक्रिया। जय जय हिंद, हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू। अब लीव कर सकते हाँ हैं।